हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या अकेडमी में। और कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टेनो डिक्टेशन की प्रैक्टिस चल रही होगी। डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके साथ आज की इस वीडियो में हम हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट जो है वो आज यहाँ पे डिक्टेट करवाने वाला हूँ आपको। तो आपका जो वीडियो जो होगा यानी कि जो डिक्टेशन आपका शुरू होगा वो 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांगें, अफसरों के अत्याचार, सामंतों, लगान के ठेकेदारों और जमींदारों की धन लिप्सा और लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसिकों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था। उन दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरी ओर पिछड़े, उत्पीड़ित और दरिद्र किसान थे जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन मिला जुला कर उतना खराब नहीं था जितना कि 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई और जड़वत थी। सदियों से उत्पादन की तकनीक ज्यों की त्यों थी। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए। उसे आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के फल नहीं मिल पाते थे। यद्यपि उसने उत्पादन पर ही शेष समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना पारितोषिक अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य जमींदारों, जागीरदारों और लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाहने की कोशिश की। यह बात जिस हद तक मुगल राज्य के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदारों या मुगल राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी सच थी। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे। इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं और शहद, चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन, इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी अफ्रीका से दांत और दवाएं,
और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चांदी, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियां भी निर्यात करता था। चूंकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर, उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंड के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद।